जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम जो था उसमें काफी हद तक हम लोग टॉपिक को कवर कर चुके थे और आज हम लोग बचा खुचा यानी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है टॉपिक उसको पढ़ने जा रहे हैं। अभी 2 क्लास लगेगा, यानी ये क्लास और इसके बाद से एक क्लास और लगेगा, तो आपका पहला चैप्टर जो होगा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या जानेंगे उसको पहले समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत की संरचना के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि हम लोग का जो शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव जो होते हैं, इन दोनों के जो छोटी आंत की लंबाई होती है इसमें अंतर होता है, किसी का बड़ा और किसका छोटा होता है और क्यों होता है ये जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग यकृत के बारे में जानेंगे, इसके अलावा पीतरस के बारे में जानेंगे और उसका कार्य जानेंगे। इतना सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद से बड़ी आंत के बारे में बच जाएगा तो वो एक क्लास और लेंगे तो उसमें वो समाप्त हो जाएगा। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पिछले क्लास में अमाशय के बारे में पढ़े थे और अमाशय के बारे में जब हम आपको पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कि अमाशय के 3 भाग होते हैं और कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो जरा याद कीजिए पिछला टॉपिक को कि अमाशय में हम जब बताए थे कि भोजन का जो पचा हुआ भाग था यानी जो लेई की जैसी संरचना थी, वो जिसको हम लोग काइम के नाम से जानते हैं, वो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहां पहुंच चुका था? तो छोटी आंत में पहुंच चुका था। आपको याद होना चाहिए था पाइलोरिक छिद्र हम बताए थे कि पाइलोरिक छिद्र जो होता है वहीं से अमाशय से भोजन जो होता है वो पहुंच जाता है कहां पे? तो छोटी आंत। तो आज से हम लोग यानी आज की क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी आंत के बारे में। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटी आंत। आज हम लोग को पढ़ना है छोटी आंत के बारे में। अब देखिए छोटी आंत क्या है। तो छोटी आंत जो होता है याद रखिएगा, हमारे अगर भोजन पाचन की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा भाग यानी हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग की बात करें तो वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत में लगभग भोजन का पूर्णतः पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। यहाँ पे बने बचा खुचा देखिए, कुछ तो भोजन का पाचन हमें बताया था मुख गुहा से ही शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे हम आपको अमाशय तक भोजन पहुंचा था। अमाशय में भी पाचन की क्रिया हुई थी और छोटी आंत में आती आती यानी पूर्णतः जो पाचन की क्रिया होती है वो छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। छोटी आंत की अगर बात करें तो इसकी लंबाई तो जो होती है वो याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 मीटर होती है। याद रखिएगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। छोटी आंत जो होता है हमने आपको कहा कि ये क्या होता है, तो एक पाइप जैसी संरचना होती है। अगर आपको देखना है तो देखिए आपको अच्छे ढंग से, तो एक तो आप मान लीजिए जब डॉक्टर बनिएगा तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, या आप क्या करिए कि यूट्यूब पे बहुत सारा आप लोग को क्या होता है जो ऑपरेशन जो होता है ना उसका भी वीडियो लोग डालते हैं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। और अगर सामने देखना है ऐसे तत्काल में तो कभी आप मीट खरीदने जाइए तो जहाँ पे खस्सी काटता है वो सब, तो वहां भी आप देखिएगा ना तो उसमें पाइप जैसी, जिसको हम लोग लाद उद कहते हैं ना, लाद पछौनी बोला जाता है, तो वही देखिएगा ना पतला पतला पाइप जैसी संरचना आपको नजर आएगी। वही पाइप जैसी संरचना जो होती है वो छोटी आंत और बड़ी आंत की होती है। तो हम लोग को छोटी आंत हम लोग में भी होता है, वो पाइप की जैसी संरचना पाई जाती है। पूर्णतः पाचन की क्रिया कहाँ हो जाती है? छोटी आंत में हो जाती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि छोटी आंत की लंबाई बताइए, तो याद रखिएगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब जरा समझिए, हमने कहा कि छोटी आंत की लंबाई के बारे में, तो ये जो लंबाई होता है ना वो शाकाहारी और मांसाहारी में अलग अलग होता है। जरा समझते हैं, शाकाहारी जीव और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मांसाहारी जीव। अब देखिए जरा इन दोनों के बारे में, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जो जीव होते हैं इन दोनों की आंत की लंबाई पर क्या फर्क पड़ता है, कैसा होता है, उसके बारे में जरा समझते हैं। तो याद रखिएगा जो शाकाहारी जीव जो होते हैं इनके छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, यानी हम यहाँ लिख देते हैं ज्यादा। तो इसे समझिएगा कि लंबाई जो होती है छोटी आंत की यानी शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, जबकि मांसाहारी जीव में ये छोटा होता है। यानी याद रखिएगा कि क्या होता है, शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है
और मांसाहारी जीव में जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कम होती है, यानी छोटा होता है उसका छोटी आंत। अब क्वेश्चन है कि क्यों होता है ऐसा, क्यों? दोनों जीव ही है, शाकाहारी है चाहे मांसाहारी है, तो फिर इनके जो भोजन की पाचन की क्रिया है ऐसा क्या होता है कि एक की छोटी आंत की लंबाई ज्यादा और दूसरे की कम होती है? तो याद रखिएगा, हम आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आप लोग जब 9th क्लास में पढ़े होंगे तो 9th क्लास में पादप कोशिका पढ़े होंगे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पादप कोशिका। अब देखिए पादप कोशिका, तो वहां पे आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपके टीचर बताए भी होंगे कि पादप कोशिका किस चीज की बनी होती है। तो आपको बताया गया होगा कि पादप कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए पादप कोशिका किसकी बनी होती थी? सेल्यूलोज की। याद रखिएगा ना, वहां पे क्या होता था कोशिका, यहाँ पे देखिए कोशिका, पादप कोशिका कहिएगा या पादप कोशिका भित्ति भी उसको बोला जाता है। ठीक है, पादप कोशिका बोलिए या पादप कोशिका भित्ति भी बोला जाता है कि पादप कोशिका जो भित्ति होती थी वो किस चीज की बनी होती थी? तो सेल्यूलोज की बनी होती थी। अब देखिए ये से जो सेल्यूलोज होता है, हम कह सकते हैं कि पादप यानी जितना भी पौधा होता है उन सब में सेल्यूलोज का बना हुआ है, उसका पूरा का पूरा पत्ता होता है जितना होता है। अब देखिए जो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो क्या खाते हैं जी? तो वो खाते हैं पादप को, यानी पेड़ पौधा की पत्ती होती को। और वो पत्ती का निर्माण किससे हुआ है? तो सेल्यूलोज से हुआ है। और सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। याद रखिएगा सेल्यूलोज जो होता है इसका पाचन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि शाकाहारी जीव का जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है। अब लंबी होने से क्या फायदा है? अब जरा समझिए, जितना लंबा रहेगा भोजन उतना ही ज्यादा क्या होगा? दूरी तय करेगा, यानी छोटी आंत लंबा आराम आराम से पार करते करते जाएगा। और जितना ज्यादा घूमते हुए जाएगा सेल्यूलोज का अच्छे ढंग से पाचन हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? तो ज्यादा होती है। और वहीं अगर मांसाहारी जीव की बात करें तो चूंकि मांसाहारी जो जीव होते हैं ये तो क्या खाते हैं? तो ये मांस खाते हैं, सीधे सीधी बात है। और मांस खाते हैं तो मांस में तो सेल्यूलोज होता ही नहीं है, क्योंकि पादप कोशिका की बात करते हैं, पादप कोशिका में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो मांस जो होता है वो आसानी से क्या हो जाता है? पच जाता है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है। लेकिन आज तक आप लोग कंफ्यूज में रहते थे कि साग सब्जी अगर खाइएगा तो जल्दी पच जाएगा और मांस जो होता है जल्दी नहीं पचता। ऐसा नहीं है, मांस जल्दी पच जाता है, जबकि आपका पादप कोशिका यानी जो आप क्या खाते हैं, साग खाते हैं, वो बहुत ही धीरे धीरे पचता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर आप आंसर दीजिएगा कि शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव के छोटी आंत की लंबाई में फर्क पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो आप जरूर बताइएगा कि चूंकि सेल्यूलोज का पाचन बहुत ही धीरे धीरे होता है, इसीलिए जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई जो होती है बहुत ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? तो मांसाहारी जीव की अपेक्षा। अब देखिएगा, ये तो हो गया कि छोटे थोड़ा मोड़ा जानकारी छोटी आंत के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई, साथ ही साथ जीव जो पाए जाते हैं, जो शाकाहारी जीव मांसाहारी जीव, इनकी छोटी आंत जो होती है वो कैसी होती है, किनका ज्यादा किनका कम होती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हो गया। अब जरा समझते हैं छोटी आंत के कितने भाग होते हैं उसके बारे में जरा समझते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, जो छोटी आंत होती है, यहां हम लिखते चलते हैं समझते चलिएगा। छोटी आंत जो होती है इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ग्रहणी, दूसरा जो होता है वो होता है जेजुनम, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है इलियम। याद रखिएगा, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, यानी 3 पार्ट में बटा होता है। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अब जरा समझिएगा, जो ग्रहणी होता है ये पहला भाग होता है। छोटी आंत का फर्स्ट भाग जो होता है वो कौन होता है? तो ग्रहणी होता है।
अगर इसका आकार की बात करें तो ये सी आकार का होता है, सी आकार का होता है। याद रखिएगा कि ग्रहणी जो होता है वो सी आकार का पाया जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, यानी जो जेजुनम होता है। तो ये याद रखिएगा, ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। ये छोटी आंत का कौन सा भाग होता है? मध्य भाग, यानी बिचला भाग होता है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो तीसरा भाग यानी थर्ड जो पार्ट है, ये सबसे ज्यादा लंबा पाया जाता है। यानी छोटी आंत का अधिकांश भाग जो होता है वो इलियम होता है। यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं, जरा समझिएगा, अधिकांश लिख देते हैं, अधिकांश भाग। अब अधिकांश भाग का मतलब समझ जाइएगा कि छोटी आंत में जो इलियम होता है, ये क्या होता है? छोटी आंत का अधिकांश भाग यही पाया जाता है। तो एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। छोटी आंत का कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी जो होता है पहला भाग होता है, इसका आकार कैसा होता है? तो सी आकार का होता है। जेजुनम ये मध्य भाग होता है, और इलियम ये तीसरा भाग होता है। ये छोटी आंत का अधिकांश भाग कहला जाता है, यानी कहलाता है। यानी छोटी आंत में अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबा पार्ट जो होता है वो किसका होता है? तो याद रखिएगा, इलियम का होता है। भोजन के अगर हम लोग बात करें अवशोषण की क्रिया, यानी जब भोजन का पाचन की क्रिया होती है और अवशोषण का, तो अधिकांश अवशोषण का जो क्रिया होता है वो इलियम में ही हो जाता है। यानी भोजन का अगर अवशोषण का मतलब हुआ कि जैसे पचा, तो उसमें का जो विटामिन से संबंधित यानी ग्लूकोज से संबंधित पार्ट होता है उसका अवशोषण भी होता है। तो अवशोषण की जो क्रिया होती है अधिकांश भाग वो कहाँ अवशोषित हो जाता है? तो इलियम में, यानी तीसरे भाग में, छोटी आंत के तीसरे भाग इलियम में हो जाता है। इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब जरा समझिए, ये तो था छोटी आंत के 3 भाग। यहाँ पे जो ग्रहणी होता है इसको जरा एक बार और समझिएगा। एक और टॉपिक से यार समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो ग्रहणी है उसको एक बार हम फिर से यहाँ लिखने जा रहे हैं। जरा समझिएगा ग्रहणी के बारे में। हमने यहाँ लिख दिया ग्रहणी। अब देखिए जो ग्रहणी होता है इसमें क्या होता है? इसके बीचों बीच, याद रखिएगा, इसके बीचों बीच एक नली आके जुड़ती है। ग्रहणी के बीचों बीच, ध्यान से समझिएगा, फिर से हम बता रहे हैं। जो ग्रहणी होता है यानी पहला भाग, इसके बीचों बीच एक नली आके जुड़ती है, और वो नली जो होती है 2 नलिकाओं से मिलके बनी होती है। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये हमारा ग्रहणी है, इसमें आके एक नली जुड़ रही है। मान लीजिए ये नली आके जुड़ रही है। ये नली जो है वो 2 प्रकार की नलिकाओं से मिलके बनी हुई है। यानी ये 2 नलिका है, ये दोनों आपस में मिला है तब एक नली बना है, और ये नली आके जुड़ गया है कहां पे? तो ग्रहणी में। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि ग्रहणी में क्या होता है? इसके बीचों बीच एक नली आके जुड़ती है, और वो नली जो होती है 2 प्रकार की नलिकाओं से मिलके बनी होती है। तो वो 2 प्रकार की नलिकाएं कौन कौन होती हैं, जरा उनका नाम समझिएगा। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। पहला अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, अग्नाशयी जो होता है अग्नाशयी नली, और दूसरा की बात करें तो वो होता है मूल पित्त वाहिनी। मूल पित्त यहां जगह नहीं, यहां लिख देते हैं वाहिनी। देखिए ये 2 तरह की नली आके जुड़ती है। कौन कौन? अग्नाशयी जो वाहिनी की होती है, और दूसरा मूल पित्त वाहिनी। ये के बीचों बीच एक नली आके जुड़ती है। ये 2 प्रकार की नलिकाओं से मिलकर बनी रहती है। कौन कौन? अग्नाशयी वाहिनी और दूसरा मूल पित्त वाहिनी। ये 2 प्रकार की जो क्या होती हैं? तो वाहिनी होती हैं, और यही दोनों आके जुड़ती हैं कहां पे? तो याद रखिएगा ग्रहणी में। तो फिर क्वेश्चन है कि आखिर ये अग्नाशयी वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, इनका क्या कार्य है? ये क्यों जुड़ती हैं ग्रहणी में? ये क्या लेकर आती हैं? आखिर कुछ तो ना कुछ लेकर आती होंगी ना छोटी आंत में। तो अब समझते हैं कि छोटी आंत में कौन कौन से पाचक रस पहुंचते हैं जिससे भोजन का पाचन होता है। आइए बोर्ड को इरेज करते हैं और डिटेल से आपको समझाते हैं। आइए अब समझते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किन किन रस की सहायता से होता है। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि जो ग्रहणी होता है उसमें 2 वाहिनियां की जुड़ती हैं। कौन कौन? अग्नाशयी वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी। अब उसी के आधार पर याद रखिएगा छोटी आंत में भोजन का
पाचन। अब देखिएगा कौन कौन सा रस मिलता है। छोटी, हम यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, छोटी आंत में भोजन का पाचन। अब देखिए छोटी आंत में अगर भोजन के पाचन की बात करें तो यहां पे 3 प्रकार के रस आते हैं और उनसे भोजन का पाचन होता है। अगर पहला की बात करें तो वो याद रखिएगा, पहला जो होता है वो होता है पीत रस। दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है अग्न्याशयी रस। और तीसरा की बात करें तो वो होता है आंतरस। अब देखिए ये 3 प्रकार का जो रस होता है ये छोटी आंत में आकर मिलता है और उससे भोजन का पाचन होता है। कौन कौन 3 रस आता है? पीत रस आता है, अग्न्याशयी रस आता है और आंतरस। ये 3 प्रकार के रस आते हैं और तब जाके छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 3 रस कहां से आते हैं। थोड़ा देर के लिए आपके दिमाग में आएगा कि मान लीजिए अग्न्याशयी वाहिनी जो थी उससे आता होगा और मूल पित्त वाहिनी होगा उससे आता होगा, लेकिन फिर आंतरस ये आता कहां से है, तो उसके बारे में जरा समझते हैं। तो याद रखिएगा जो पीत रस होता है ये निकलता कहां से है, तो ये निकलता है यकृत से। पीत रस कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। अग्न्याशयी रस जो होता है वो अग्न्याशय से निकलता है। ये कहां से निकलता है? अग्न्याशय से। और आंत रस जो होता है वो आंत ग्रंथि से निकलता है, आंत ग्रंथियों से। चलिए अब देखिए तीनों का हमने लिख दिया कि जो पीत रस होता है वो कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। अग्न्याशयी रस अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है और आंत रस आंत ग्रंथियों से निकलता है। अब देखिए जरा समझते हैं, सबसे पहले पीत रस और यकृत के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है कि जो पीत रस होता है यह यकृत से निकलता है। यकृत से तो निकलता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि यकृत से निकलता है पीत रस, लेकिन निकलने के बाद एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय। याद रखिएगा पित्ताशय, या कहीं कहीं पे लिखा होता है पित्ताशय की थैली, तो वहां पे वो इकट्ठा होता है। तो हम यहां लिख देते हैं पित्ताशय की थैली। अब देखिए क्या होता है, जरा डिटेल से समझिएगा इसको और अच्छे ढंग से माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा। जो यकृत होता है वहां से एक रस निकलता है, उस रस को क्या कहते हैं? पीत रस। निकलने के बाद ये पीत रस कहां इकट्ठा होता है, तो वो इकट्ठा होता है पित्ताशय की थैली में। और वहां पित्ताशय की थैली में इकट्ठा होता है, फिर वहां से नलिकाओं की सहायता से वो कहां पहुंचता है, तो छोटी आंत में पहुंचता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पीत रस जो होता है वो कहां बनता है, तो बहुत सारे बच्चे मार देंगे पित्ताशय की थैली में, जो कि सरासर गलत है। तो याद रखिएगा पीत का जो निर्माण होता है वो यकृत में, यानी जो लीवर होता है, यानी जो गुर्दा होता है वहां होता है। याद रखिए वहां निर्माण होता है। अब याद रखिएगा पीत रस का निर्माण यकृत अर्थात लीवर में होता है और वहां से वो इकट्ठा कहां होता है जाके जी, तो वो इकट्ठा होता है पित्ताशय की थैली में। और पित्ताशय की थैली से वहां से नलिकाओं की सहायता से वो छोटी आंत में पहुंचता है और तब जाके भोजन का पाचन होता है। तो फिर और डिटेल से जानते हैं कि भाई पित्ताशय से पीत रस जब जाता है ये क्या क्या कार्य करता है, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जानते हैं यकृत के बारे में कि यकृत जो है वो क्या होता है, उसकी संरचना के बारे में जानते हैं। तो आइए पहले समझते हैं यकृत के बारे में, यानी हम लोग का हेडिंग जो होगा वो डालते हैं यकृत के बारे में। आपको मालूम है कि यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की क्या होती है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो हमारे शरीर का क्या होता है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, होता है। याद रहेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत होता है। इसके अगर वेट की बात की जाए, इसका वजन कितना होता है, तो लगभग में इसका वजन 1.5 kg होता है। याद रखिएगा अगर वजन की बात करें यकृत का, तो लगभग यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास पाया जाता है।
अब देखिए यहां से हमने यकृत बताया कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। यहां से कौन सा रस निकलता है, तो यहां से निकलता है पीत रस। पीत रस कहां इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय की थैली में। अब समझिए ये जो पीत रस होता है इसका क्या कार्य होता है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि पीत का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ाने जा रहे हैं पीत का कार्य, कि पीत जो रस निकलता है उसका क्या कार्य होता है वो समझना जरूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हम आपको बताते चलें कि हम लोग का जो यकृत होता है वो उदर के, यानी उदर मतलब पेट के दाहिने भाग के ऊपरी पार्ट में, यानी यहाँ हमारा होता है ना, ये देखिए उदर हो गया हमारा दाहिना हाथ है, तो यहाँ ऊपर जो होता है यहाँ पे ये क्या होता है, यकृत पाया जाता है। अब देखिए यहां से क्या निकला था, पीत, और जानना है किसका, पीत का कार्य, कि पीत क्या कार्य करता है। और एग्जाम में हमने कहा कि ये पूछ चुका है कि आप बताइए कि पीत का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले समझिएगा, पीत जो होता है वो गाढ़े और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। हम यहां लिख देते हैं, ये जो पीत होता है ये गाढ़े गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय द्रव होता है। अब देखिए यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि हमारा जो पीत है उसका कलर की बात करें तो किस रंग का होता है, लगभग हरे रंग का होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब जरा समझिए, पीत जब जाके छोटी आंत में मिलता है तब क्या कार्य करता है, तो दो कार्य इसका सबसे प्रमुख होता है। जरा ध्यान से समझिएगा, पीत का कार्य, पीत कैसा होता है, तो याद रखिएगा गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसके कार्य की बात करें तो पीत के दो कार्य सबसे प्रमुख होता है। पहला कार्य की बात करते हैं। पहला कार्य तो जरा याद करिए, जब भोजन आमाशय में था तो उसको हम लोग काइम के नाम से जानते थे, और काइम जो था उस समय तक अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। अब जरा समझिएगा, अम्लीय हम यहां लिख देते हैं, अम्लीय। ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा कि जो भोजन था उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, यानी जो भोजन आमाशय से जब छोटी आंत में पहुंचता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और जब अम्लीय रहेगा ना तो उस पर अग्नाशयी रस जो होता है वो काम ही नहीं करेगा। अब बताइए अग्नाशयी रस काम क्यों नहीं करेगा जी, तो क्योंकि भोजन की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। वो कहता है कि नहीं भाई अम्लीय रहिएगा तो हम उस पर काम नहीं करेंगे। तो पीत बोलता है कि रुकिए भाई अभी हम है ना, तो क्या करता है पीत, पीत चूंकि क्षारीय होता है तो ये जाता है और भोजन में जैसे ही मिलता है बस उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है। और जैसे ही भोजन की अम्लीयता नष्ट हो जाती है बस अग्नाशयी रस काम करना स्टार्ट कर देता है, और अग्नाशयी रस काम करना स्टार्ट कर देता है और भोजन का पाचन होने लगता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कि जो पीत होता है इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम मतलब जो भोजन को पचाता है, यानी पीत जो है भोजन को पचाने का काम नहीं करता है। तो क्या काम करता है, तो ये काइम का यानी पचा हुआ जो भोजन था उसकी अम्लीयता को नष्ट करता है ताकि उस पर अग्नाशयी रस आसानी से काम कर सके। तो ये पहला कार्य है किसका, तो पीत का। तो याद रखिएगा अभी ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होने जा रहा है कि पीत क्या है, तो हमने कह दिया कि गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव पीत कहलाता है। इसका निर्माण यकृत में होता है, यह इकट्ठा कहां होता है, पित्ताशय की थैली में होता है। और पीत का पहला काम हमने क्या बताया कि यह भोजन अर्थात पचे हुआ भोजन काइम की अम्लीयता को नष्ट करता है ताकि उस पर अग्नाशयी रस आसानी से काम कर सके, पहला काम। अब देखिए इसका दूसरे काम की बात करते हैं। दूसरा काम जो है वो याद रखिएगा, ये क्या करता है कि हमारे शरीर में यानी जो भोजन करते हैं जो काइम होता है उसमें जो वसा होता है उस वसा को यह क्या करता है, तो विखंडन करने का काम करता है। जो तुम्हारा क्या होता है, हमारा पीत होता है, ये वसा को पायसीकृत कह सकते हैं या विखंडन करने का काम करता है। किसको, वसा को। अब वसा को जब ये विखंडन करता है
तब इसको क्या होते हैं कि वैसे एंजाइम जो वसा को तोड़ते हैं और वो काम करना स्टार्ट करते हैं। यानी जब तक पित्ताशय से निकला हुआ यानी जो पीत से पीत रस है वो वसा को क्या करता है, पायसीकृत यानी विखंडित नहीं करता है, तब तक वसा का पाचन स्टार्ट नहीं होता है। यानी वसा के पाचन में भी पीत रस बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये था पीत के दो प्रमुख कार्य। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मौसम आजकल खराब चल रहा है, इसलिए छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं ताकि आपका संपूर्ण क्लास हो सके। और एक क्लास का आपका बचा हुआ बायोलॉजी जो छोटा सा एक पार्ट होगा और वो भी इसमें चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में क्या क्या जाने हैं तो उसको आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग छोटी आंत के बारे में जाने, शाकाहारी जीव मांसाहारी जीव की जो छोटी आंत की लंबाई में क्यों फर्क होता है वो जाने, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं उसके बारे में जाने, फिर हम लोग जाने यकृत के बारे में, पीत रस के बारे में, पीत के क्या कार्य होते हैं, इतना जान चुके हैं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे अग्नाशय के बारे में, इसके अलावा आंत के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी आंत और इसके अलावा अपेंडिक्स क्या होता है, यहां तक हम बताएंगे और चैप्टर जो होगा समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।